हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे साथ पुरी सर हैं और आज हम सर को अखबारी लाल सीरीज में स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू। और मैं अभी सर एक न्यूज़पेपर में एक चीज़ देख रहा था जो बड़ी मतलब इलेबोरेट होके नहीं आई, आयरोनिकली, जिसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड भी थी और मेरे ख्याल वीडियोस भी कोई यूट्यूब पे नहीं आई कॉन्सिक्वेंटली बिकॉज ऑफ दैट। गुड फॉर अस। तो वो ये थी कि सर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल की एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट आयरोनिकली ये बोल रही है, और मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ इस रिपोर्ट में देख के, कि उसने कहा कि ये जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है बच्चों का, वो 1 साल लंबा एग्जाम है, विच एवरीबडी नोज। और कोविड के टाइम पे तो सर वो और बढ़ गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। उन्होंने ये बोला कि किसी भी एग्जाम को 6 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन में नहीं होना चाहिए। एंड दे इवन वेंट ऑन टू से कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को भी कंसिडर करना चाहिए कि छोटा हो और 6 महीने के अंदर ही रैप अप किया जाए। सर यूपीएससी आज के डेट में नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम जो है वो 1 बार करती है, लेकिन कंबाइंड डिफेंस सर्विस का 2 बार करती है। पहले एनडीए का भी 2 बार होता था। तो सर क्या ये प्रोबेबिलिटी है, फिजिबिलिटी है कि सिविल सर्विस भी 6 महीने में हो जाए और साल में भी 2 बार हो जाए? देखिए, पहले तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं। वो बैकग्राउंड के एस्पेक्ट ये है कि अगर आप देखो 1 साल में एक पूरी प्रोसेस शुरू होती है और अगर बच्चा पास नहीं होता तो 1 साल पीछे हो जाता है। आपको याद होगा ना, आपके स्कूल डेज में जब कोई 7th-8th क्लास के अंदर बच्चा फेल हो जाता था तो कितना एम्बैरेसिंग होता था। बिल्कुल, ठीक है, एक क्लास पीछे रह गया, उसके फ्रेंड सारे सीनियर हो गए उसके, ठीक है, तो बड़ी बेइज्जती सी होती थी उससे। बिल्कुल। अच्छा, आजकल स्टूडेंट्स को बेइज्जती फील नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं उसके बारे में? सर ये तो नशा हो गया। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि मतलब सिविल सर्विस एक अफीम है कि आपने एक बार इसकी लत लग गई तो 4-5 साल जब तक आप अपने पूरे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट नहीं कर लोगे। हाँ, होता है ना, जैसे मैं तो एक बड़ी एलिमेंट्री सी बात कहूंगा कि अगर एक बच्चा 1 साल की प्रोसेस के बाद पास नहीं हो पाता, ठीक है, फिर चाहे आप प्री लेवल में फेल हो गए, चाहे आप मेंस पे फेल हो गए, चाहे आप फिर फाइनली इंटरव्यू भी दिया आपने, तब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो 1 साल पीछे हो जाता है। इट्स लाइक फेलिंग वन क्लास, जैसे हमारे स्कूल डेज के अंदर। और फिर 6-7 साल लगा रहता है, अपने 5-6 अटेम्प्ट्स, अगर आप स्पेशल कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो फिर आपके अटेम्प्ट्स भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। और वो 5-7 साल बाद अगर वो नहीं पास होता तो इस ये जो 5-7 अटेम्प्ट्स की जो अपॉर्चुनिटी अवेल करने की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, इसी को कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। तो अगर आपने 22-23 साल की उम्र में अपने अटेम्प्ट शुरू किए और 30-32 साल की उम्र तक आपने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट किए और कहीं भी पास नहीं हो पाए, कहीं कोई आपका रैंक नहीं आया, सर्विस नहीं मिली, एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो यू आर प्रैक्टिकली नोवेयर। करियर भी आगे डिस्ट्रॉय हो जाता है, नहीं होता, आगे क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी सजेशन देता हूँ हमेशा, जो आपके ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको एक सजेशन मेरी रहती है हमेशा कि भी साथ साथ कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो सब्जेक्ट में, यूजीसी नेट भी दे दो तो कम से कम प्रोफेसरशिप तो एलिजिबल हो जाएगा। तो एक तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी उससे, और थोड़ी सी आपकी जो फॉल बैक ऑप्शन वो भी एक हो जाता है। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, राइट। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर चीज को ना इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंगल से हमारी जो ARC2 है, उन्होंने जो उनकी सर ये सेकंड ईयर जो 2008 वाली है, 2005 में बनी थी, वीरप्पा मोइली चेयरमैन थे। ओके, तो पहली वाली तो 66 की थी, उसके तो चेयरपर्सन इनिशियली आपके मोरारजी देसाई थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। राइट। तो इन्होंने भी अपनी जो 15 रिपोर्ट्स निकाली है, उसके अंदर भी एक रिपोर्ट ऑन सिविल सर्विस एंड पर्सनल है। सर वो 11वीं है या 13वीं रिपोर्ट? आई थिंक रिपोर्ट का नंबर तो मुझे नहीं याद, वो तो लिस्ट है 11 या 13वीं होगी रिपोर्ट है। हां जी, ठीक है। तो एनी व्हिच वे नंबर डजंट मैटर है, एग्जैक्टली। तो जो उसके कंटेंट है वो मैटर करता है। तो उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने इसी एस्पेक्ट को कंसीडर किया कि हम ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है इसको शॉर्टन करके 5-6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या सर? जैसे हमारे अभी प्री होता है, और प्री के बाद फिर आपका जो प्री का रिजल्ट तो 20-22 दिन में आ जाता है, 25 दिन में आ जाता है। फिर वो प्री और मेंस के बीच में गैप रहता है, 2.5-3 महीने का गैप रहता है। उन्होंने कहा कि हम 2 ऑप्शंस देते हैं, इनमें से एक अडॉप्ट कर दो। ठीक। पहली ऑप्शन ने ये कही कि व्हाई कांट वी होल्ड द प्री एंड द मेंस एग्जामिनेशन टुगेदर। सर मैं समझ गया, देखो ना, फर्स्ट डे संडे को प्री करवा लिया, ठीक है, 1 दिन का गैप देके मेंस स्टार्ट शुरू कर दिया। मतलब सभी लोग प्री भी देंगे और मेंस भी देंगे, लेकिन मेंस के पेपर सिर्फ उन लोगों के चेक होंगे जो प्री क्वालिफाई करते हैं। पर सर टाइम तो उसमें भी लगेगा। क्यों लगेगा टाइम उसमें? आपने मेंस का पेपर साथ के साथ ही ले लिया, आपने 3 महीने का गैप नहीं डाला,
प्री का रिजल्ट पहले निकाला, फिर 2.5-3 महीने का गैप डाला, यहाँ पे गैप डाल ही नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली, आपने प्री का एग्जाम तो ये वैसा हो गया कि सीसैट टाइप का, कि मतलब जैसे जो GS2 क्वालिफाई करता है आज की डेट में, उसका GS1 इवैल्यूएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो प्री एक क्वालिफाई करेगा सिर्फ उन्हीं के आपके मेंस के पेपर होंगे। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं उस एंगल पे भी आता हूँ मैं। इसका एक फायदा ये है, हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही डिलेमा रहता है, सर तैयारी प्री ओरिएंटेड होनी चाहिए पहले कि प्री कम मेंस होनी चाहिए। अरे भाई, जब प्री और मेंस जब साथ साथ होगा तो ये जो कवायद है ना आपकी, फिर आपको ये जो इशू है, जो डिलेमा है, बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। ये आपको प्री और मेंस दोनों इकट्ठे ही करना है। एग्जैक्टली, दैट इज देयर। तो एक तो डिलेमा एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ARCID क्या कहती है, प्री और मेंस को एक साथ करो, ठीक है। 20-25 दिन में आपका मेंस भी हो गया है, राइट, ठीक है। 20-25 दिन में आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपने जो बच्चे पास हुए हैं उन्होंने मेंस का एग्जाम भी तो साथ ही दे दिया है, राइट, उनके मेंस के पेपर चेक होने शुरू हो जाएंगे। भाई 2.5-3 महीने के अंदर अंदर आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आपकी इंटरव्यू कर लो, तो अंडर 5.5 मंथ्स ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो। सर ये तो इतनी बढ़िया सजेशन है, अमेजिंग सजेशन। और ये आज की नहीं है, इस सजेशन को आया हुआ 12-15 साल हो चुके हैं जब से ये रिपोर्ट आई हुई है। इट्स एन अमेजिंग रिपोर्ट। और स्टूडेंट्स के लिए देखो कितना फायदा है, मैंने बताया ना कि प्री और मेंस, प्री ओरिएंटेड स्ट्रेटजी करें कि मेंस वाली करें कि प्री कम मेंस करें। एक ये जो इशू रहता है ना, हालांकि मैं तो हमेशा एडवोकेट करता हूं, आप भी एडवोकेट करते हो कि प्री कम मेंस ही होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर मेंस एंड देन अकॉर्डिंगली कम टू प्रीलिम्स, राइट। तो ये सारी जो एक डिलेमा है वो खत्म हो जाए, राइट। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी सजेशन है, बिल्कुल। अब उन्होंने एक दूसरी सजेशन दी है जी, वो हमारे स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आएगी, हालांकि वो मुझे ठीक लगती है, वो ठीक है, क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशन है। आप एक बात बताओ, हमारा जो मेंस एग्जाम होता है, रिटन वाला जो होता है, मेंस एग्जाम में से इंटरव्यू के लिए आई एम सॉरी, जो हमारा प्री एग्जाम होता है उसमें आपके मेंस के लिए कितने शॉर्टलिस्ट होते हैं बच्चे? सर अराउंड 12 to 13,000। हाँ जी। और 12 से 13,000 में से फिर इंटरव्यू के लिए कितने शॉर्टलिस्ट होते हैं? 2,500 बच्चे, ठीक है। 2.5 से 3 लगा लो, राइट। एक होल नंबर ले लेते हैं हम, 3,000, ठीक है, जिनको इंटरव्यू कॉल आती है, राइट। ARCID ने कहा है कि आप प्री से ही उतने सेलेक्ट करो जितने आप मेन से सिलेक्ट करते हो। अब देखो ना, अब देखो 12-13,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं प्री से, प्री से ही 3,000 करो और मेंस में। और अब देखो उन्होंने आगे कहा है, उन्होंने कहा है मेंस एग्जामिनेशन शुरू करो, 2 महीने का गैप डाल दो, राइट। प्री से आपने 3,000 सेलेक्ट किए, ठीक, 2 महीने का गैप डाल दिया, ठीक। 3,000 बच्चे आ गए मेंस के अंदर, उनके मेंस के पेपर हफ्ते में खत्म हो गए, राइट। मेंस के रिजल्ट की वेट नहीं करनी, इन्हीं 3,000 की इंटरव्यू साथ ही शुरू कर दो, ओके, ठीक है। उसके बाद मेंस का रिजल्ट में 2-3 महीने लगेगा आने में, राइट। उतने ही महीनों के अंदर आपकी इंटरव्यू भी हो जाएगी, दोनों इकट्ठे आपके रिजल्ट्स निकलेंगे, दोनों के मार्क्स ऐड होकर आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। हालांकि मैंने कहा ना, स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आएगी रिकमेंडेशन कि प्री से ही सिर्फ 3,000 बच्चे सेलेक्ट हो, रफली 2.5 to 3 times the number of seats। सर वो बहुत सारे लोगों का वो टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट बिजनेस भी बंद हो जाएगा इससे तो, क्योंकि अगर 3,000 लोग आएंगे, अभी तो मतलब 13,000 होते हैं, तो बहुत लोग वो भी बिल्कुल एक वो भी एक इकोनॉमिक मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। उसका जो हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, ORN की वो उसमें काफी डिस्ट्रप्शन आ जाएगी। तो अब ये 2 ऑप्शन है। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ जो पहली वाली ऑप्शन है वो ज्यादा प्रूडेंट ऑप्शन है, और उसका एडवांटेज स्टूडेंट्स को भी है, वो डिलेमा रिजॉल्व हो जाएगा, प्री मेंस वाला डिलेमा रहता है, और हमारा जो पूरा एग्जाम प्रोसेस है ये विदिन 6 मंथ्स खत्म हो जाएगी। फिर चाहे इसको आप 2 बार रोल करो, राइट। एक बच्चे को मौका दो यार कि अगर उसने 6 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट भी करने हैं, वो क्यों 6-7 साल लगाए, राइट। वो 3-4 साल के अंदर एग्जॉस्ट करे, 24-25-26 साल की उम्र तक वो अपने कंप्लीट कर ले। उसके बाद दिस इज स्टिल द एज इन व्हिच यू कैन गो फॉर सम अदर क्वालिफिकेशन, राइट। कुछ और आगे अपने आप को अपडेट करके अच्छी जॉब देख सकता है। फिर आजकल लेटर एंट्री भी शुरू हो गई है, हाँ जी। तो थोड़ा सा अपने किसी भी एरिया में जाए, अकाउंटेंसी में जाए, लॉ में जाए, मेडिसिन में जाए, कहीं भी जाए, तो उसके बाद वो फिर 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके थ्रू लेटर एंट्री ही कैन कम बैक टू सिविल सर्विस इफ ही स्टिल इज कीन टू जॉइन सिविल सर्विस, राइट। तो ये है जी 2 हमारे सर। लेकिन मैंने एक चीज पढ़ी थी न्यूज़पेपर में लास्ट ईयर, मतलब आप उस पर थोड़ा सा टिप्पणी करो कि एक सजेशन ये भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, आई डोंट नो वो रिपोर्ट थी या क्या था, बट सम सजेशन आई रेड इन द न्यूज़पेपर कि जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और अगर सिविल सर्विसेज में फाइनल मेरिट में नहीं आए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में उनको कुछ लोअर लेवल पे किसी तरीके से अकोमोडेट किया जा सकता है, नीति आयोग में कंसल्टेंट बना के, या मे बी टेम्पररीली उनकी कोई सर्विस ली जा सकती है। बिकॉज सर आप सोचो कि एक स्टूडेंट जो इंटरव्यू लेवल तक जा रहा है, मतलब अगर वो बेचारा का फाइनल मेरिट में नहीं आता, तो इतना जरूर है कि सर ही वाज अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। देखिए सर, कोई बंदा प्री क्वालिफाई करके मेंस लिख रहा है, और ऐसे कई लोग होते हैं जो 4-4, 6-6 मेंस ही देते रह जाते हैं।
मेरा मानना पर्सनली ये रहता है कि मतलब आपके आंसर राइटिंग में इतनी कमी है कि आपको यूपीएससी बार बार बोल रहा है कि या तो रेक्टिफाई करो या मत आओ, बट somebody qualifying the mains also every year and reaching interview also every year, like there are many people I personally know, आप भी बहुत जानते होंगे, जो बेचारे मतलब पहले से आखिरी अटेम्प्ट तक इंटरव्यू में ही गए और वहीं उसके बाद आगे नाम नहीं आया। उसमें कई बार मेंस के मार्क्स कम रह जाते हैं, कई बार उनके मेंस के मार्क्स कम रह जाते हैं, कई बार इंटरव्यू मेंस में भी ठीक होते हैं, इंटरव्यू में बिल्कुल ही मतलब 20-25% मार्क्स ही आते हैं, राइट, तो उसके कारण भी वो पीछे रह जाते हैं। देखो ये सजेशन जो आप बोल रहे हो ना कि भी कुछ बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो छोटे लेवल की पोस्ट है वहाँ पे इनको अकोमोडेट किया जाए। देखो वो जो छोटे लेवल की पोस्ट है उनके भी तो एक सेपरेट एग्जामिनेशन प्रोसेस है, राइट, तो उसके लिए भी तो कुछ कैंडिडेट्स जो उनके एग्जाम्स होते हैं जैसे आपके स्टाफ सिलेक्शन तो वो वहाँ से भी सिलेक्ट होते हैं। सर कोई कंसल्टेंट नीति आयोग में एक चीज की जा सकती है जो ये रिकमेंडेशन पहले भी आई थी, ये एक और मैं बता रहा हूँ। एक सजेशन ये थी कि भी जिसने इंटरव्यू दे लिया है, राइट, और इंटरव्यू का जो फाइनल रिजल्ट है हमारे आईएएस का वो उसकी डेट जो होती है इट इज वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट प्रीलिम्स, हां एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले, अब हफ्ते से भी कम होता है इस बार तो 4 दिन, ठीक है 4 दिन का सिर्फ गैप आपका, राइट, तो हमारे जमाने में तो 2-2 दिन के गैप में भी हुआ है सर, एक दिन। मैंने जब 2009 में एग्जाम दिया था मतलब संडे को एग्जाम था, सैटरडे को रिजल्ट आया, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा एक सजेशन ये थी, ये मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए कि जिस बच्चे ने 1 साल में इंटरव्यू तक क्वालिफाई कर लिया है ही शुड बी एग्जेम्प्टेड फॉर एटलीस्ट 1 नेक्स्ट ईयर from appearing in the prelims. He should be given direct entry into the mains, right? मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि सर कुछ लीवरेज तो बच्चे के लिए एक मोटिवेटर भी है, बिल्कुल फेयर सजेशन है, क्योंकि सर कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि मतलब इंटरव्यू तक पहुंच गया और अगले साल बेचारे का प्रीलिम्स नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो फिर तैयारी करने का टाइम नहीं होता, राइट, क्योंकि वो ऐसा है ना, देखो जितनी मर्जी आप अपने आप को मोटिवेट कर लो पर इंटरव्यू तक जाके एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, कॉल आ जाती है ना, तो आपके दिमाग में बात है भी कि भी हो सकता है ना हो तो मुझे अगले साल की तैयारी करनी है, लेकिन फिर भी आपकी जो एफर्ट है ना उसके अंदर ना वो मतलब 100% नहीं होता उसके अंदर, एक वो एक एंटिसिपेशन होती है, मैंने बहुत व्रत भी रखे हैं और काम भी किया है, तो इस बार शायद कोई ना कोई रैंक आ ही जाएगा। सर एक पॉइंट और मैंने आपसे पूछना है इसी टॉपिक के रिलेटेड है कि क्या कई कैंडिडेट्स मानते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, बट शुड द गवर्नमेंट कंसिडर दिस, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जब मैं बात करता हूँ, आई एम सर्टन आपने भी बात की होगी, आपको भी ये पॉइंट आया होगा कि जो बच्चा ऑलरेडी सर्विस के अंदर है, शुड दैट पर्सन बी अलाउड टू रीअपीयर इन द एग्जाम विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम द सर्विस। सर ये अनफेयर है सर, क्योंकि अगर आप देखो कि हर साल अगर 1000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो 500 लोग वही हैं जो रीअपीयर करके ऊपर आ गए, तो सर जो बच्चा ऑलरेडी सर्विस में है, जो ऑलरेडी सर्विस में ही नोट्स द ट्रिक्स ऑफ द गेम, तो मतलब एन आउटसाइडर इज एट अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। मतलब अगर मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना सर, फिर यूपीएससी किस बेसिस पे ये रोज कहता है कि भाई हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, ये तो धोखा है बच्चों के साथ। तो एक सर्विस को लेके तो रिस्ट्रिक्शन है ही है, फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो गए तो फिर आपको रिजाइन ही करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अपीयर अगेन। अगर आपने एक ही सर्विस उसके ऊपर है उसके बाद आईएएस होती है, ठीक है, तो उसके लिए रिजाइन करना पड़ेगा, राइट। मेरे हिसाब से एक वाई मीडिया निकाल लेते हैं, मिडिल पाथ निकाल लेते हैं कि अगर आपने अपनी सर्विस को अपग्रेड करना है तो आपकी सिलेक्शन इस साल हो गई है, 500-600 रैंक आया, रेवेन्यू सर्विस वगैरह कुछ मिल रही है आपको, तो 1 साल आपको अटेम्प्ट मिल जाएगा। अब अगर अगले साल आपको वही सर्विस मिल रही है, आपका रैंक फिर 500-700 के आसपास आया, तो अगर तीसरे साल आपने दोबारा देना है तो रिजाइन करके, ओके, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी रहती है, फिर कई बार क्या होता है कि जब आप सर्विस मिल चुकी है आपको, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसका एंगल दूसरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको एक सर्विस मिल गई, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, उस तरफ आप दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी भी कर रहे हो, यू विल कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग। सर ये होता है बिल्कुल, क्योंकि सर आप अपनी ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लोगे। और फिर सर एक पॉइंट पे मेरा मानना ये भी है, एंड आई थिंक यू विल अटेस्ट टू इट बिकॉज आप टीचर पबैट के बहुत सालों तक रहे हो और आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से बता पाओगे कि सर अगर एक आदमी जिसने मान लीजिए उसको पुलिस सर्विस मिली एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट इन द अदर अटेम्प्ट्स कि मेरे को आईएएस मिल जाए, और मान लो नहीं मिल पाया उसको, हर अटेम्प्ट में आईपीएस ही मिलता था, सर वो लाइफ में आईपीएस फ्रस्ट्रेटेड रहेगा कि भाई मैं 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से आईएएस नहीं बन। और मैंने देखे हैं ऐसे लोग सर, मतलब आई मेट सम पीपल, सीनियर पीपल, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है, मतलब वो आफ्टर लाइक 25 इयर्स 30 इयर्स ऑफ देयर सर्विस, मतलब वो डीजीपी भी होंगे, कमिश्नर भी होंगे शायद, तो भी वो ये बोल जाते हैं, मतलब शायद ये फीलिंग खत्म हो जाएगी। हाँ, डीजीपी लेवल पे नहीं होगी सर, मतलब डीआईजी लेवल तक तो मैं भी लाइक मेरे ख्याल में एसपी लेवल पे खत्म हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट एसपी के लेवल पे। बट सर फ्रस्ट्रेशन तो रहती होगी, एक फ्रस्ट्रेशन नहीं कह सकते उसको, रिग्रेट है। हाँ, रिग्रेट की मतलब 2 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क्स से रह गया, बन गए हो यार, अभी भी रिग्रेट है लाइफ में। तो अब सर आम आदमी की बात सोचो कि नशा तो है, अब आईपीएस है, यू आर आईपीएस ऑफिसर, छोटी मोटी बात तो है नहीं, ठीक है, गिन के 3-4 हजार तो हिंदुस्तान में, बिल्कुल वो एलीट फ्रेटर्निटी है। हाँ बिल्कुल है,
तो राइट सर, ये बड़ा सर ने एक अच्छा वीडियो बताया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखिए जो टेकअवेज हैं वो बड़े केयरफुल हैं कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म सर जो जीएस मेंस पेपर 2 में आपका कोर एरिया है जिसपे क्वेश्चन हर साल ही आते हैं ऑलमोस्ट, ये रिपोर्ट जो पर्सनल वाली आई है अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, इसको आप प्लीज केयरफुली एनालाइज कीजिए बिकॉज इस साल या अगले साल सर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हाँ, हमको रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जो उनका भाव था उस रिपोर्ट में कि इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को छोटा किया जाए, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको करने के तरीके भी हैं और वो आज से नहीं है, आज से 12-15 साल पहले सेकंड एआरसी हमें पहले बता भी चुकी है सर। और ये चीज आई थिंक यूपीएससी इंटरव्यू में कई बार कैंडिडेट से पूछती है कि व्हाट रिफॉर्म डू यू वांट इन सिविल सर्विस। एब्सोल्युटली। तो ये तो इंटरव्यूज के लिए बच्चों के लिए तो भाई आप लोगों के लिए ये पॉइंट अब रेडी हो गया। अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आई मीन द पॉइंट दैट सर हैज गिवन फ्रॉम द एआरसी, जो सर ने 2 आपको सजेशंस बताए हैं, प्लीज कीप देम इन माइंड बिकॉज दीज आर डिस्टिंक्ट यूनिक सजेशंस व्हिच हैव बीन प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो इस चीज को आप प्लीज मद्देनजर रखते हुए इसको ध्यान दीजिएगा। और सिविल सर्विस रिफॉर्म पे आई थिंक सर बच्चों को थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस रखनी है एंड ऑब्जर्वेंट रहना है थोड़ा। तो सर बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड गिविंग योर इनसाइट्स। थैंक यू सर। थैंक यू।